Yes, friends, I am CA Palak Pavagadi. Welcome to Navkar Digital Institute. We are in capital gain lecture number 2. तीन कंडीशन फुलफिल होनी पड़े, जैसा हमने लास्ट लेक्चर में समझा वैसे. फॉर द पर्पज ऑफ एंटरिंग इनटू द टॉपिक कैपिटल गेन, देयर मस्ट बी कैपिटल असेट, देयर मस्ट बी ट्रांसफर, देयर मस्ट बी गेन और लॉस. कैपिटल गेन की हमने डेफिनेशन समझी. इट हैज मीनिंग देयर आफ्टर सर्टन एक्सक्लूजन्स. अब मेरा जो दूसरा थियोरेटिकल मुद्दा है वो है सेक्शन 2(47) में ट्रांसफर की डेफिनेशन. एंड फ्रेंड्स, ट्रांसफर की जो मेरी डेफिनेशन है ना, वो इंक्लूसिव डेफिनेशन. पर्सन की नहीं थी, पर्सन इंक्लूड्स करके 1 2 3 4 आया था, वैसा ही मेरा ट्रांसफर का डेफिनेशन है, इंक्लूसिव डेफिनेशन. एक एक पॉइंट को मैं थियोरेटिकली समझाऊंगा, फिर एक एक पॉइंट प्रैक्टिकली भी आएगा. ट्रांसफर इंक्लूड्स सेल, transfer includes exchange, I'll clarify. Transfer includes relinquishment or transfer includes extinguishment. समझिए फ्रेंड्स, an inclusive definition of the transfer includes sale, exchange, relinquishment, extinguishment. अब फेयर हम यहां पे लिखेंगे थियरी, इसको मैं समझा रहा हूं आपको एक एक मुद्दे के साथ. मान लीजिए मिस्टर एक्स का एक बिल्डिंग है विच इज इज कैपिटल असेट, जो उन्होंने मिस्टर वाई को ट्रांसफर किया. एंड मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को सामने क्या दिया? चेक दिया. It's a transfer because it falls under the clear-cut category of sale. I am liable for capital gain. Mr. X is liable for capital gain. मान लो मिस्टर एक्स ने Y को बिल्डिंग दिया और Y ने बिल्डिंग में के सामने चेक की जगह मान लीजिए क्या दिया? ज्वेलरी दी. तो ये दोनों के लिए सेल की जगह क्या हो गया? एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम हो गई. इट्स ऑल्सो friends considered to be liable for capital gain because transfer includes sale, transfer includes exchange also. बराबर है. So transfer includes sale, transfer includes exchange. Friends, इसके ऊपर कंप्यूटेशन कैसे होगा उसके ऊपर मैं नहीं जा रहा हूं, अभी मैं थियरी में हूं. ट्रांसफर ऑल्सो इंक्लूड्स रेलिंक्विशमेंट. अब रेलिंक्विशमेंट का मतलब क्या? इसका सिंपल मीनिंग है टू गिव अप the right in future or existing asset. आप कोई फ्यूचर असेट में अपना राइट गिव अप कर दो या आप एग्जिस्टिंग असेट में अपना राइट गिव अप कर दो, इज रेलिंक्विशमेंट. एंड एक्सटिंग्विशमेंट का मतलब है you give up the right in the past destroyed asset. ये दोनों टर्मिनोलॉजी को अच्छी से समझे. से एक्स लिमिटेड करके कंपनी है जिसके मेरे पास 1000 ओरिजिनल परचेज किए हुए शेयर से. अब ये एक्स लिमिटेड को फर्दर कैपिटल रेस कर दी है, तो एक्स लिमिटेड ने मुझे से 500 राइट शेयर्स ऑफर किया. मुझे बोला कि पलक आपको 500 राइट शेयर्स लेने हो ना, तो हम आपको कम प्राइस से दे रहे हैं. अब अपने पास तो अभी कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का रुपया ही नहीं है. मेरे पास ये 1000 शेयर्स की ओनरशिप थी. ये 500 शेयर का ओनर बनने का राइट था, मुझे नहीं लेने थे. तो मैंने क्या किया? ये जो मेरा राइट था ना, वो मैंने मिस्टर आर को ट्रांसफर कर दिया. I have not transferred the shares. I have transferred right to acquire
दिस 500 शेयर्स और आर ने मुझे पर शेयर 4 रुपए दे दिए। फ्रेंड्स, दिस वुड ऑल्सो बी टर्म्ड एज ट्रांसफर एंड आई एम लायबल फॉर कैपिटल गेन। देखो, मैं असेट ट्रांसफर नहीं कर रहा हूं, बट कैन वी से मेरे पास असेट का ओनर बनने का राइट है, वो मैं किसी को ट्रांसफर कर रहा हूं। इफ आई एम ट्रांसफरिंग द राइट टू बिकम द ओनर ऑफ द असेट टू समवन, इट्स ऑल्सो कॉल्ड अ ट्रांसफर। आई एम लायबल फॉर कैपिटल गेन बिकॉज इट वुड बी फॉलिंग अंडर द कैटेगरी गिविंग अप द राइट इन कौन सी असेट? फ्यूचर असेट, जो मेरी होने वाली थी। अच्छा, दूसरा इलस्ट्रेशन लो। फ्रेंड्स, एक ऑफिस का कॉम्प्लेक्स है जिसमें मैंने मान लीजिए 703 नंबर की ऑफिस बुक करवाई है। दिस इज अंडर कंस्ट्रक्शन। बिल्डर ने मुझे बोला कि ये ऑफिस की वैल्यू से 1 करोड़ है। मैंने ये 1 करोड़ में से मान लीजिए फ्रेंड्स के मैंने ये ऑफिस बुक करवा दी। बिल्डर को मैंने बोला कि भाई ये अपनी यहाँ ऑफिस। बिल्डर ने कहा ठीक है सर, जैसे ही कंस्ट्रक्शन होगा मैं ऑफिस के टाइटल आपको ट्रांसफर कर दूंगा, दस्तावेज कर दूंगा। अब साहब, मैंने ये ऑफिस 1 करोड़ रुपए में बुक करवाई। ये 1 करोड़ के सामने, 100 लाख के सामने मैंने बिल्डर को 11 लाख रुपए दे दिए। 89 लाख दे दें, बाकी है। मेरी ये ऑफिस नहीं है, ऑफिस की ओनरशिप मेरी नहीं हुई है, बट आई हैव द राइट टू परचेज दिस पर्टिकुलर ऑफिस। अब फ्रेंड्स, मिस्टर क्यू को यही ऑफिस बहुत अच्छी लग गई और उन्होंने बिल्डर को कहा कि यार मुझे तो यही ऑफिस चाहिए। बिल्डर ने कहा नहीं, आई हैव ट्रांसफर्ड द राइट टू बाय दिस ऑफिस टू पलक। मिस्टर क्यू मेरे पास आए, मैंने बोला कि आई एम रेडी टू गिव यू, सब्जेक्ट टू आई एम रेडी टू गिव यू एट 1 करोड़ 5 लाख। क्यू ने कहा ठीक है, आई एम रेडी। मैंने बोला कि देख, बिल्डर को तुझे 89 लाख देने हैं, ये जो आउटस्टैंडिंग थे वो, और आप क्यों मुझे दे दो 16 लाख रुपए। क्यों ने मुझे 16 लाख रुपए दे दिए। नाउ बैलेंस विल पे टू बिल्डर, बिल्डर विल ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू हिम। मैंने क्यू को क्या ट्रांसफर किया? मैंने क्यू को ये मेरा जो बुकिंग करवाया हुआ था वो ट्रांसफर किया। आई हैव ट्रांसफर्ड द राइट टू बाय द ऑफिस टू क्यू। मैंने 11 पे किए थे, मैंने उनके पास से 16 लाख लिए। 5 लाख रुपए का जो मेरा गेन आया, दैट वुड ऑल्सो बी कॉल्ड अ ट्रांसफर लायबल फॉर कैपिटल गेन बिकॉज आई एम said to be falling under the category relinquishment for the purpose of transfer because it is giving up right in which asset? Giving up right in the future asset. It is a transfer. I am liable for capital gain. अच्छा, दूसरा relinquishment will also include giving up right in existing asset like co-ownership में आपकी asset हो। मिस्टर ए, बी एंड सी आर को ओनर, 1/3 1/3 1/3 को ओनरशिप है। मिस्टर सी ने अपना 1/3 को ओनरशिप राइट डी को ट्रांसफर किया। पूरी असेट ट्रांसफर करते तो यू वुड फॉल अंडर द कैटेगरी सेल, बट आप अपना को ओनरशिप राइट ट्रांसफर करो, यू फॉल अंडर द कैटेगरी relinquishment. That's also a transfer. That's also, friends, definitely liable for capital gain. So relinquishment will cover giving up right in future asset or giving up right in the existing asset. It's a transfer. It's liable for capital gain. अच्छा, ट्रांसफर ऑल्सो इंक्लूड्स एक्सटिंग्विशमेंट। एक एक टर्मिनोलॉजी समझते हैं। ये जो मैं अभी थियोरेटिकली बोल रहा हूं ना, वो अमाउंट से प्रैक्टिकल से आगे आने ही वाला है पूरे टॉपिक में। दिस इज अ लेंथी टॉपिक ऑफ अप्रोक्सीमेटली 18 to 20 hours, बट विल बी कवरिंग अप द होल टॉपिक one by one conceptually as if you are studying in the classroom only. Friends, the fourth inclusion in the definition of transfer is extinguishment. Extinguishment का मतलब है giving up the right in past destroyed asset. मान लो फ्रेंड्स कि अर्थक्वेक हुआ था हमारे यहाँ 2001 में, किसी की ऑफिस डिस्ट्रॉय हो गई, इंश्योरेंस लिया था, इंश्योरेंस कंपनी ने कंपेंसेशन दिया, ऑफिस तो डिस्ट्रॉय हो गई, ऑफिस थोड़ा आप इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर करोगे, बट आपने डिस्ट्रॉयड असेट के राइट ट्रांसफर किए, गेटिंग द कंसिडरेशन कंपेंसेशन फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, इट्स ऑल्सो अ ट्रांसफर। फायर हुआ, मशीनरी डिस्ट्रॉय हो गई, इंश्योरेंस कंपनी ने कंपेंसेशन दिया, यू आर नॉट ट्रांसफरिंग द मशीनरी बिकॉज इट इज डिस्ट्रॉयड, बट यू हैव द राइट, you have the papers of machinery which you are giving up to the insurance company, getting the consideration in form of compensation. It's also a transfer. It's also, friends, liable for capital gain. Same way, friends, transfer also include
कंपल्सरी एक्विजिशन। मैं समझाऊं क्या है कंपल्सरी एक्विजिशन। सर, कंपल्सरी एक्विजिशन इज ऑल्सो अ ट्रांसफर। लाइक ये एक रोड है और मान लो यहां पे मेरा बंगलो लोकेटेड है, एसजी हाईवे है और मेरा बंगलो एकदम एसजी हाईवे टच है मान लेते हैं, और गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एसजी हाईवे जो 4 लेन है ना उसका 8 लेन करना है और अपना बंगलो बीच में आ रहा था। तो गवर्नमेंट कैन कम एंड टेल मी कि भैया खाली करो पलक भाई। आप बोलोगे सर कैसे खाली करवाएंगे, आपका अरे रुपए देंगे बट खाली करवाएंगे अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द पब्लिक इंटरेस्ट दे हैव गॉट राइट टू गेट द प्रॉपर्टी वैकेटेड। ये रोड्स बनाने के लिए, हाईवेज बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए, ये मेट्रो रेल या बुलेट ट्रेन दौड़ाएंगे तो काफी लोगों की जमीन जाएगी। गवर्नमेंट ने इसको कंपलसरी एक्वायर कर दिया, ऐसा नहीं किया कि मुफ्त में ले गए। गवर्नमेंट ने इसको कंपलसरी एक्वायर करने के लिए मुझे कंसिडरेशन पे की, रुपए पे किए, बट आई एम लायबल फॉर कैपिटल गेन। भले ही मैंने वॉलंटरी ट्रांसफर नहीं किया है, मुझे नहीं बेचना था, गवर्नमेंट ले गए, मुझे रुपए दे गए, मुझे कमाना नहीं था, टैक्स नहीं भरना था, पर फिर भी मैंने कमाया है, मुझे इनकम टैक्स भरना ही पड़ेगा। मीनिंग देयर बाय डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर जो इंक्लूसिव दी हुई है, दैट इंक्लूड्स सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेट, एट द सेम टाइम इट इंक्लूड्स कंपल्सरी एक्विजिशन ऑल्सो। 45(5) करके पूरा सेक्शन आएगा फॉर दिस कंपल्सरी एक्विजिशन, बट कंपल्सरी एक्विजिशन इज ऑल्सो अ ट्रांसफर एंड इज ऑल्सो लायबल फॉर कैपिटल गेन। सर, ट्रांसफर ऑल्सो इंक्लूड, रिमेंबर, it includes transfer of immovable property in part performance of contract under the Transfer of Property Act 1882। अब देखो ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 जो मेरा है उसमें कुछ ऐसा कह रहे हैं, बट ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पे मैं ले जाऊं उससे पहले एक छोटा सा मुद्दा मैं पहले आपके माइंड में क्लियर कर दूं फॉर दिस टीपी एक्ट एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। मुझे मेरा बिल्डिंग से मिस्टर एक्स को सेल करना हो ना, तो जनरली यहां पे 2 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज होता है एग्रीमेंट टू सेल का, जिसमें प्रॉपर्टी के टाइटल ट्रांसफर नहीं होते। एक्स एंड मिस्टर पी एग्री कि ये सौदा 50 लाख रुपए में हो रहा है, एंड मिस्टर पी कह रहा है कि मैं मेरी प्रॉपर्टी आपको 50 लाख में ट्रांसफर कर दूंगा। मिस्टर एक्स बोल रहा है कि मैं आपको 50 लाख रुपए दे दूंगा, या अभी जो दिए उसके अलावा जो बैलेंस बचेंगे वो रुपए दे दूंगा। प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई कब कहलाती है? जब इसका क्या हो, सेल डीड हो, दस्तावेज हो, रजिस्ट्री हो। अब एक चीज समझो, सेल डीड होगा ना तो ये ट्रांसफर ही है, बट 53A सेक्शन 53 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 ऐसा बता रहा है कि इवन इफ सेल डीड हैज नॉट हैपेंड, खाली एग्रीमेंट टू सेल हुआ है, सेकंड एंड एडजॉइनिंग वर्ड है, पार्ट और फुल कंसीडरेशन इज बीन पेड और रिसीव्ड। सेलर के एंगल से इट इज कॉल्ड रिसीव्ड। एंड थर्ड, possession is transferred।
मिस्टर पी ने अपना ये बंगलो या बिल्डिंग बेचने का अग्रीमेंट कर दिया। मिस्टर एक्स ने उनको मान लीजिए 11 लाख रुपए दे दिए एंड मिस्टर पी ने उनको ये बिल्डिंग का पोजेशन दे दिया। जनरली हम पोजेशन नहीं देते, बट अगर दे दिया, ऑल द 3 conditions if fulfilled, agreement to sale has happened, part full consideration is received, paid, and possession is handed over, then also it is termed as transfer and it is liable for capital gain. प्रैक्टिकल लाइफ में फ्रेंड्स ये बहुत ही कम आने वाला है। इसलिए बहुत ही कम आने वाला है बिकॉज प्रैक्टिकल लाइफ में जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है ना, इट इज ट्रांसफर्ड ओनली बाय वे ऑफ सेल डीड। एग्रीमेंट टू सेल हो ना, और 11 लाख ही रुपए मुझे कोई दे 50 में से, तो मैं कभी उनको पोजेशन नहीं दूंगा। और अगर वो मुझे पूरे 50 दे रहा है तो मुझे बोलेगा कि पोजेशन नहीं, अभी मुझे नियम पे क्या कर दो, सेल डीड। तो ये जनरली आने वाला नहीं है, बट एक्ट में लिखा हुआ है। इट्स माई ड्यूटी टू कवर अप एंड एक्सप्लेन। एंड ट्रांसफर ऑल्सो इंक्लूड्स द ट्रांसफर ऑफ immovable property in cooperative society by transfer of shares of cooperative society and the possession of योर इमूवेबल एसेट। इसको मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में फ्रेंड समझाऊं तो, से मान लीजिए कि देयर इज कोऑपरेटिव सोसाइटी कॉल्ड नौकार कोऑपरेटिव सोसाइटी, और यह नौकार कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेरा 202 नंबर का बंगलो है। अब मेरा ये 202 नंबर का बंगलो होगा ना, तो मेरे पास ये बंगलो की लीगल ओनरशिप नहीं होगी। मेरे पास हो गए शेयर्स ऑफ नौकार कोऑपरेटिव एंड मेरे पास होगा पोजेशन ऑफ 202 नंबर बंगलो। मुझे अब ये बेच देना है, तो आई कैन नॉट ट्रांसफर बंगलो बिकॉज बंगलो की ओनरशिप तो मेरे नाम पे है ही नहीं। मिस्टर एक्स को लेना है तो मैं बंगलो तो ट्रांसफर ही नहीं कर सकता बिकॉज मेरे नाम पे ही ओनरशिप नहीं है। वॉट आई नीड टू डू इज, कैन वी से आई नीड टू ट्रांसफर शेयर्स एंड आई नीड टू गिव पोजेशन। मुझे शेयर्स देने पड़े, मुझे पोजेशन देना पड़े। इफ आई ट्रांसफर माई बंगलो, इफ आई वॉन्ट टू ट्रांसफर माई बंगलो इन कोऑपरेटिव, आई हैव टू ट्रांसफर द शेयर्स एंड आई हैव टू गिव द पोजेशन। दिस इज ऑल्सो अ ट्रांसफर एंड इट इज ऑल्सो लायबल फॉर कैपिटल गेन। फ्रेंड्स, ट्रांसफर की जो हमारी डेफिनेशन दी हुई है वो बहुत ही इंक्लूसिव डेफिनेशन दी हुई है, विच कवर्स फ्रेंड्स, इट इज कवरिंग अप सेल, exchange, relinquishment, extinguishment, compulsory acquisition, transfer of immovable property in part performance of a contract under the Transfer of Property Act 53 of the Transfer of Property Act, which will cover agreement to sell, part or full consideration and possession, and it also covers transfer of immovable property in cooperative society by transfer of shares of the cooperative society। एक स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, आपको कॉपी करना है तो मैं थोड़ा यहां पे मॉडिफाई करने की ट्राई कर रहा हूं। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड पोजेशन ऑफ, क्या अभी जो नौकार वाला इलस्ट्रेशन लिया मैंने, 202 नंबर का बंगलो था मेरा, उसकी ओनरशिप मेरे पास नहीं थी, उसका मुझे क्या ट्रांसफर करना पड़े, शेयर्स ट्रांसफर करना पड़े, और पोजेशन किसका देना पड़े, ऑफ इमूवेबल असेट का मुझे क्या दे देना पड़े, पोजेशन। दिस इज अ डेफिनेशन, इंक्लूसिव डेफिनेशन ऑफ द ट्रांसफर फ्रेंड्स। सो ये आपकी पहली डेफिनेशन है आज के लेक्चर की, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर। आप इतना अच्छे से कॉपी करोगे फ्रेंड्स, एंड वी विल हैव नाउ द प्रैक्टिकल्स। आप 3 मिनट 4 मिनट का टाइम लीजिए, कॉपी कीजिए। मेजोरिटी ऑफ यू माइट हैव डन द कॉपी अलॉन्ग विथ मी, बट फॉर दोज हु हैव नॉट डन, यू कैन टेक योर टाइम।
Yes, sir. That would be leading me now from the transfer definition to the computation mechanism. Now, theory nahi. Now it's going to be the practical parts. But practical के लिए मुझे मेरी जो कैपिटल असेट है ना फ्रेंड्स, उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ द कैपिटल गेन. समझता, माय कैपिटल असेट मे बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म. कंप्यूटेशन मैकेनिज्म के लिए असेट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. अब सिंपल डेफिनेशन हम समझने की ट्राई करें तो शॉर्ट टर्म का मतलब है असेट हेल्ड फॉर 36 months or less. एंड लॉन्ग टर्म को नेगेटिवली डिफाइन किया है. नेगेटिवली डिफाइन किया है का मतलब है असेट अदर देन शॉर्ट टर्म विल बी कॉल्ड लॉन्ग टर्म. अब यहां पे साहब ये जो 36 महीने का पीरियड दिया हुआ है ना, उसमें थोड़ी अलग बात है. इन लोगों ने कहा कि अगर आपकी असेट लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटी है ना, तो लॉन्ग टर्म के लिए 36 महीने नहीं, 12 मंथ्स और लेस रखा हो ना तो शॉर्ट टर्म अदरवाइज लॉन्ग टर्म. इसको मैं समझा रहा हूं, डोंट वरी. अनलिस्टेड शेयर्स एंड कोई भी इमूवेबल एसेट लैंड बिल्डिंग के लिए दिस पीरियड शुड बी 24 मंथ्स एंड अदर असेट के लिए द पीरियड शुड बी 36 months. Held for, the word important is. Question arises, what is meant by held for? I'll clarify. देखिए फ्रेंड्स, held for का मतलब क्या है. Assume कि मैंने गोल्ड बाय किया 18 जुलाई 2017 को एंड ये सेल किया 25 नवंबर 2019 को. हेल्ड का मतलब है द पीरियड बिटवीन द डेट ऑफ बाय एंड डेट ऑफ सेल. 18 जुलाई 2017 से 25 नवंबर 2019 मीन्स कैन आई से इट इज हेल्ड फॉर 36 months और लेस. कम महीने के लिए रखा हुआ है. देखिए अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 4 महीने एंड 2 साल, दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 28 मंथ. इट इज कंसिडर्ड टू बी योर गोल्ड विच इज शॉर्ट टर्म बिकॉज इट इज हेल्ड फॉर 36 months और लेस. गोल्ड फॉल्स अंडर द कैटेगरी अदर्स. वाई अदर्स? बिकॉज 12 महीने आपको किसके लिए दिए हुए हैं? अगर आप चेक करोगे तो लिस्टेड शेयर सिक्योरिटी के लिए 12 महीने दिए हुए, अनलिस्टेड शेयर्स एंड इमूवेबल के लिए 24 मंथ्स दिए हुए, अदर्स के लिए 36 मंथ्स दिए हुए. गोल्ड फॉल अंडर अदर कैटेगरी. अच्छा, दूसरा मुद्दा यहां पे हम चेक करें कि ये गोल्ड नहीं होता फ्रेंड्स. मान लीजिए कि ये बिल्डिंग होता और यही डेट होती आपकी एक्विजिशन एंड सेल की. तो अगर बिल्डिंग के लिए आपकी यही डेट होती एक्विजिशन एंड सेल की, देन इन दैट वेरी केस फ्रेंड्स your, can I say, building will definitely become not short term
बट बिल्डिंग विल बिकम लॉन्ग टर्म। कैसे बिल्डिंग विल बिकम लॉन्ग टर्म? द रीजन बिंग, बिल्डिंग आपने अक्वायर कब किया फ्रेंड्स? केनाई से 18 जुलाई 2017 को आपने बिल्डिंग बेचा कब? 25 नवंबर 2019 को। कैनवी से परचेज डेट एंड सेल डेट का डिफरेंस जो आया वो 28 महीने के आसपास आया। इट इज कंसिडर्ड टू बी मोर देन 24 मंथ्स। एंड अगर ये बिल्डिंग होता ना तो ये बिल्डिंग फ्रेंड्स हमारा क्या हो जाता? कैनाई से लॉन्ग टर्म हो जाता। लिस्टेड शेयर्स होते लॉन्ग टर्म हो जाते, अनलिस्टेड शेयर्स होते तो भी क्या हो जाते? लॉन्ग टर्म हो जाते। मैं खाली पीरियड ऑफ होल्डिंग समझा रहा हूं। पीरियड ऑफ होल्डिंग का मतलब है डेट ऑफ बाय एंड डेट ऑफ सेल का डिफरेंस। अगर 36 मंथ्स और लेस है, 24 मंथ्स और लेस है और 12 मंथ्स ऑफ लेस है, सब्जेक्ट टू डिफरेंट असेट, इट वुड बी कंसिडर्ड एज द शॉर्ट टर्म, अदरवाइज इट वुड बी लॉन्ग टर्म। अच्छा, शॉर्ट टर्म है और आप बेचोगे तो कैन वी से इट वुड बी लायबल फॉर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। एंड अगर लॉन्ग टर्म असेट बेचोगे तो इट वुड बी डेफिनेटली लायबल फॉर लॉन्ग टर्म capital gain. Now onwards I'll be calling it STCG or LTCG which is acceptable. अब सबसे महत्व का मुद्दा जो है वो है फ्रेंड्स मेरा कंप्यूटेशन। मेरा कंप्यूटेशन आएगा शॉर्ट टर्म के लिए नेट कंसीडरेशन। मैं समझा रहा हूं फ्रेंड्स, डोंट वरी। जिसमें से आपको डिडक्ट करना है एक्चुअल कॉस्ट एंड जो भी आए वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। एंड दिस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज गोइंग टू बी टैक्सेबल एट नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट का मतलब इंडिविजुअल एचयूएफ होगा तो वो स्लैब रेट, अदर्स हो गए तो इट वुड बी फ्रेंड्स 30% या पार कंपनी होगी तो 25%, इट वुड बी टैक्सेबल एट द नॉर्मल रेट। अब ये सबसे पहले हम समझने की ट्राई करें वर्किंग नोट नंबर 1 को, जिसमें मैंने डिफाइन करने की ट्राई की हुई है नेट कंसीडरेशन को। आई कॉल इट एनसी। एनसी का मतलब है सेल कंसीडरेशन लेस एक्सपेंस ऑन द सेल will be called net consideration. समझाओ। Like, let us put this way friends, कि ये गोल्ड मैंने बाय किया था। Let us check out with cost to be say 18 लाख। मैंने सेल किया 32 लाख में, बट सेल करते वक्त मुझे 50,000 रुपए वो जो उनकी प्योरिटी वगैरह चेक करवाने के देने पड़े। बिल्डिंग हो तो उसके लिए ब्रोकरेज देनी पड़ी, अदर चार्जेस करने पड़े वगैरह। तो मेरी नेट कंसीडरेशन हो गई 32 में से 50,000 जाए तो कैन वी से 31,50,000। उसमें से मैं मेरी कॉस्ट डिडक्ट करूं। कितनी कॉस्ट है मेरी फ्रेंड्स? 18 लाख रुपए। तो वॉट एवर आई गेट वुड बी माई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कितना आएगा मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन? 13,50,000 रुपीज। एंड ये 13,50,000 रुपीज जो मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया, उसके ऊपर जो मेरा टैक्स लगने वाला है वो कौन से रेट से लगने वाला है? नॉर्मल रेट से। नॉर्मल रेट का मतलब है फ्रेंड्स स्लैब रेट। 5 लाख रुपए, सॉरी 2.5 लाख रुपए तक 0% टैक्स लगता है। 2.5 लाख 1 से लेके 5 लाख तक 5%, 5 लाख 1 से लेके 10 लाख तक 20%, एंड 10 लाख के ऊपर जो आया उसके ऊपर योर टैक्स रेट विल बी 30%. So you would be liable to pay the tax on the basis of the normal rate, on the basis of the slab rate for an individual or a HUF. So this would be short term. पर अगर लॉन्ग टर्म होगा फ्रेंड्स तो योर कंप्यूटेशन इज स्लाइटली डिफरेंट. योर कंप्यूटेशन विल बी net consideration, same working note, less, this is important, we need to deduct the index cost. ये इंडेक्सेशन आज का
लेक्चर का सबसे महत्व का मुद्दा वर्किंग 2 से मैं समझा रहा हूं. वॉट एवर आई गेट वुड बी माई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एंड दिस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विल बी नॉट टैक्स एट नॉर्मल रेट बट टैक्सेबल एट 20% flat rate. The question arises, what do I mean by, friends, working note number 2, what do I mean by index cost? Index cost का मतलब है cost multiplied by index number of sale year divided by index number of acquisition or improvement year. अब ये थ्योरी तो मैंने लिख दी लिखने के लिए कि भाई एक्विजिशन ईयर या इंप्रूवमेंट ईयर डिवाइडेड बाय, बट हाउ दिस वुड वर्क, और ये इंडेक्सेशन है क्या कंसेप्चुअली, अगर इंडेक्सेशन को हम समझने की ट्राई करें फ्रेंड्स, तो विल गो दिस वे. चलेगा ऐसा? बराबर, दिस वुड बी बेटर. इंडेक्सेशन समझे सर आप, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 12th या फाउंडेशन में इंडेक्स नंबर नाम का टॉपिक था, जिसमें अगर आपको याद आए ना तो कोई भी एक ईयर को बेस ईयर लेते थे. बेस ईयर का इंडेक्स नंबर ऑलवेज होता था 100. फिर आपको अलग अलग ईयर के लिए, वो नहीं जो डे टू डे यूज में हमारी प्रोडक्ट हम यूज करते, ऑयल, जूट, क्लोथ वगैरह के प्राइस देते थे, और आप बेस ईयर को बेस रख के हर एक ईयर के इंडेक्स नंबर फाइंड करते थे. हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ईयर 2001-2 को बेस ईयर लिया है जिसका इंडेक्स नंबर 100 है, और हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ही हर एक साल के इंडेक्स नंबर कंप्यूट किए हुए हैं. आपको एग्जाम में ये इंडेक्स नंबर प्रोवाइड करेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इंडेक्स नंबर मगअप करने की जरूरत नहीं. बट इंडेक्स नंबर का मतलब क्या है? जो चीजें 2001-2 में 100 रुपए में मिल रही थी, वही चीजें इन्फ्लेशन की वजह से 2002-3 में 105, 3-4 में 109, 4-5 में 113 एंड 19-20 में कितने रुपीस में मिल रही है? 289 में मिल रही है. दिस इज ड्यू टू इन्फ्लेशन, और this is due to, can we say, purchasing power of the money going down. इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बात करें तो 2001-2 से आपको इंडेक्स नंबर दिए हुए, मैं एग्जैक्ट जा रहा हूं कंसेप्चुअली अभी अमाउंट से, आपको इंडेक्स नंबर दिए हुए हैं. 2001-2 के पहले के कोई भी ईयर के इंडेक्स नंबर आपके पास अवेलेबल नहीं है, एक्ट में ही नहीं दिए हुए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सीबीडीटी ने इश्यू ही नहीं किए हुए. आपको इंडेक्स नंबर एग्जाम में प्रोवाइड करेंगे. कौन से ईयर से आपको इंडेक्स नंबर एग्जाम में प्रोवाइड किए हुए? यू आर गिवन द इंडेक्स नंबर फ्रॉम 2001-2. अब मान लो मैंने असेट अक्वायर की 4-5 में एंड मैंने सेल कर दी 19-20 में, देन मुझे मेरी कॉस्ट को मल्टीप्लाई करना है सेल ईयर से, डिवाइड करना है फ्रॉम द ईयर ऑफ इंडेक्स नंबर ऑफ एक्विजिशन ईयर. सो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 289 से एंड डिवाइड करूंगा 113 से. इंप्रूवमेंट बीच में किया और बिल्डिंग लिया था, ग्राउंड फ्लोर 4-5 में लिया था, फर्स्ट फ्लोर मैंने 10-11 में कंस्ट्रक्ट किया, तो मल्टीप्लाई करूंगा सेल ईयर से, डिवाइड करूंगा 10-11 से. ये कैसे वर्क करेगा ना, वो मुझे अच्छे से समझाना है फ्रेंड्स, डोंट यू वरी. एक चीज समझिए, इंडेक्स नंबर आपको एग्जाम में दिए हो,
दूसरी चीज, इंडेक्स नंबर डिनोट क्या कर रहा है? इन्फ्लेशन और परचेसिंग पावर ऑफ मनी गोइंग डाउन। सो ये आपका फ्रेंड्स बेसिक फंडामेंटल हुआ अबाउट द कंप्यूटेशन मैकेनिज्म। ये आपको अकॉर्डिंगली कंप्यूट करना है। कैपिटल असेट इट मे बी शॉर्ट टर्म और कैपिटल असेट में बी लॉन्ग टर्म, वर्किंग नोट नंबर 1 एंड वर्किंग नोट नंबर 2, बराबर। सो ये आपकी मेथोडोलॉजी हुई। अब ये जो मेरी मेथोडोलॉजी हुई कैपिटल असेट की, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की, उसके लिए मैंने शॉर्ट टर्म का तो एकदम बेसिक इश्यू आपको आज समझाया, बट मुझे अभी सबसे इंपॉर्टेंट समझाना क्या है? लॉन्ग टर्म का बेसिक इश्यू। बट आप 3-1 मिनट का टाइम लीजिए, वीडियो थोड़ा ऐसा हो तो पॉज करिए एंड यू कैन मेक द कॉपी ऑफ द सेम। Yes, friends. So, let me, in a very simple language, highlight this indexation. Have a check. एक सिंपल सम से मैं इंडेक्सेशन का कंसेप्ट आज आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूं फ्रेंड्स। से एज फार एज माई assessee is concerned, he is say Mr. X, जिन्होंने मान लीजिए परचेस्ड बिल्डिंग ऑन 18 जुलाई 2004 फॉर ₹1,13,000, बराबर है। इट इज सोल्ड ऑन 20th November 2019 फॉर से 50 lakhs। मुझे सिंपल बताइए, ये बिल्डिंग जो मेरे असेसी मिस्टर एक्स का है फ्रेंड्स, वो शॉर्ट टर्म हुआ या लॉन्ग टर्म हुआ? कैन वी से इट इज हेल्ड फॉर मोर देन 24 months, सो इट विल बी लॉन्ग टर्म। इफ इट इज लॉन्ग टर्म मुझे इंडेक्स कॉस्ट डिडक्ट करनी पड़ेगी, एंड इंडेक्स कॉस्ट डिडक्ट करनी पड़ेगी तो मुझे इंडेक्स नंबर चाहिए, जो डोंट वरी आपको एग्जाम में दिए होंगे। 2004-5 का इंडेक्स नंबर मुझे एग्जाम में दिया है 113। 2010-11 का इंडेक्स नंबर मुझे एग्जाम में आगे मुझे जरूरत पड़ेगी इसलिए लिख रहा हूं 167, एंड 1920 का इंडेक्स नंबर मुझे एग्जाम में दिया हुआ है 289। अब मैं आंसर पे चलूं फ्रेंड्स, ये बीच में जो जगह रख रहा हूं वो फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। केनाई से मैंने बेचा है 2019-20 रेलेवेंट टू 2021 में, एंड मुझे कंप्यूटेशन करने के लिए कैन आई टेक माई नेट कंसिडरेशन? What is my net consideration friends?
50 lakhs, पता चला 50 लाख रुपए, जिसमें से मुझे डिडक्ट करना पड़ेगा, कैन आई राइट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट नहीं, इंडेक्स कॉस्ट. नाउ क्वेश्चन अराइजेस, what is my cost? Can I say my cost is 1,13,000, which should be multiplied by the index number of the year 1920. Hope you understand. Friends, 28th November 2019 means previous year 1920 multiplied by 1920 index number divided by the year of acquisition. What is the year of acquisition? 18 July 2004 means previous year 45. So मुझे 113 से मल्टीप्लाई करना है, माई मिस्टेक, 113 से डिवाइड करना है, 289 से मल्टीप्लाई करना है, एंड इफ आई डू द सेम, माई इंडेक्स कॉस्ट इज कमिंग टू, कैन आई से 2,89,000 rupees, and if I deduct this 2,89,000 rupees, my long term capital gain will be coming to 50 lakh less 289 करके मेरा डिफरेंस आएगा 47 lakh, and friends, can I say 11,000 only this long term capital gain will be taxable at a flat rate of 20%. अब एक चीज समझो, अगर ये इंडेक्सेशन नहीं होता तो मैं 1,13,000 की कॉस्ट डिडक्ट कर पाता, और अगर मैं 1,13,000 की कॉस्ट डिडक्ट कर पाता तो मेरा कैपिटल गेन कैन वी से 49,87,000 आता. बिकॉज ऑफ इंडेक्स कॉस्ट मेरा कैपिटल गेन 47,11,000 आ रहा है, मीनिंग देयर बाय ये 1,13,000 की जगह मुझे 2,89,000 की कॉस्ट का डिडक्शन दे रहे हैं, विच इज अ बेनिफिट टू द असेसी. इंडेक्सेशन इज अ बेनिफिट अलाउड टू द असेसी. ये है क्या, इट्स अ बेनिफिट. ये क्लियर हो रहा है? जितनी कॉस्ट ज्यादा डिडक्ट करोगे उतना कैपिटल गेन आपका फ्रेंड्स क्या हो जाने वाला है, कम. यू आर डिडक्टिंग 2,89,000 in place of 1,13,000 is a benefit to you. दूसरा मुद्दा यहां पे सर खास समझिए, ये इंडेक्सेशन ऐसा है कि जो चीज 113 में उस जमाने में मिलती थी 2004-5 में, आज ये असेट की प्राइस एक भी रुपया ना बढ़ी होती ना, तो भी इन्फ्लेशन की वजह से या द डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी की वजह से ये असेट आपको, ये चीज आपको आज, ये बिल्डिंग आपको आज 2,89,000 में मिलता. ये 289 इज द प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग अप्लाइंग द इन्फ्लेशन, अप्लाइंग द इंडेक्सेशन. ये बिल्डिंग आप बेच रहे हो 50 लाख में, तो जो आपका गेन है वो रुपए की डिवैल्यूएशन के वजह से है. 1,13,000 की कॉस्ट से 289 की इंडेक्स कॉस्ट इज नॉट एक्चुअली योर गेन, इट्स डिवैल्यूएशन इन द रूपी, या it's due to only inflation. That gain is not taxable. What is taxable is only difference between 50 lakh and 2,89,000. That is 47,11,000 will be taxable at a flat rate of friends 20%. ये फिर से मैं समझाऊंगा ये इंडेक्सेशन क्या है इन द कमिंग लेक्चर. डोंट वरी, 2-3 बार समझाऊंगा, बट कंसेप्चुअली जाना है. इंडेक्सेशन इज अ बेनिफिट, इतना आज याद रखेंगे. अच्छा, मान लीजिए 50 में बेचा एंड मेरा एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर हुआ है से फॉर एग्जांपल 60,000, तो कैन वी से मेरी कंसीडरेशन आई थी 50 लाख. उसमें से नेट कंसीडरेशन फाइंड करने के लिए मुझे डिडक्ट क्या करना पड़े फ्रेंड्स? कैन आई से मुझे डिडक्ट करना पड़े एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर 60,000. सो मेरी नेट कंसीडरेशन हो जाएगी, कैन आई से फ्रेंड्स, आई थिंक माई इरेजर इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली हुआ. माई नेट कंसीडरेशन विल बी 49 लाख एंड 40,000, जिसमें से मैं मेरी इंडेक्स कॉस्ट डिडक्ट करूंगा. जो भी यहां पे आएगा दैट वुड बी कंसिडर्ड एज माई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. राइट फ्रेंड्स, सो ये मेरा क्या आया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया. अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने बिल्डिंग परचेज किया, अज्यूम ही हैज मेड इंप्रूवमेंट.
on 3rd October 2010 for rupees, say for example, 334. कितने में इंप्रूवमेंट करवाया? 3,34,000 में। इंप्रूवमेंट का मतलब है ग्राउंड फ्लोर था, फर्स्ट फ्लोर कंस्ट्रक्ट किया एंड फिर दोनों फ्लोर बेच दिए। तो मुझे इसमें से इवन क्या डिडक्ट करना पड़े? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ऑल्सो, विच इज 3,34,000 should be multiplied by the year of sale, that is 1920, coming to 289, divided by 1011. 1011 का इंडेक्स नंबर है 167 एंड अगर हम ये डिडक्ट करें फ्रेंड्स तो माई इंडेक्स कॉस्ट हियर, कैन आई से माई इंडेक्स कॉस्ट अगर हम चेक करने जाए तो इट विल बी गिविंग मी 334 divided by 167 multiplied by 289 will be 5,78,000 आया। ये इंडेक्सेशन 334 की जगह 578 दे रहा है, दैट इज अ बेनिफिट टू यू ओनली। एंड मेरी इंडेक्स प्लस रादर इंडेक्स एक्विजिशन एंड इंडेक्स इंप्रूवमेंट का मेरा टोटल बन रहा है फ्रेंड्स, कैन आई से रुपीज 8,67,000। मैं 4940 में से 867 डिडक्ट करूं तो जो भी मेरा अमाउंट बचे, दैट अमाउंट ऑफ माइन कैन आई से विल बी चार्जेबल टू मी एज माई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। what would be the amount of long term capital gain which would be taxable to me friends? Can I say my long term capital gain taxable to me is going to be 40,73,000 फ्रेंड्स। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितने रेट से टैक्सेबल होगा? 20% से फ्लैट रेट। मैंने आपको समझाया नेट कंसिडरेशन के लिए एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर लेस करने हैं, मैंने आपको समझाया इंडेक्सेशन के लिए कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय सेल ईयर डिवाइडेड बाय एक्विजिशन और डिवाइडेड बाय इंप्रूवमेंट हियर। ये मेरे आज के लेक्चर का मुद्दा था। आई विल कीप इट ओवर हियर फ्रेंड्स एंड वी विल कम टुमारो विथ द न्यू practicals and new concepts of the topic capital gain in the coming lecture. Till then, thank you very much. Stay safe, stay home. Thanks a lot. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.